Good afternoon to all dear students. I, Dr. Poonam Bora, welcome you to the second session on vector integration. Already we discussed line integral. Today we will discuss Stokes' theorem, Green's theorem, and if possible we will also discuss work done. Work done is nothing but line integral, which we have already discussed, but yet if time permits, we will discuss that also. So let us begin. हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाए, तो पेशेंटली सुनना है. आज आखिरी लेक्चर है हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन का, तो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, तो वैसे ही तैयारी रखिए आपकी. ठीक है. स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स वाज अगेन रिसर्चर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट. ठीक है. और उन्होंने ये थ्योरम ढूंढा था, उन्होंने ये बात प्रूव की थी, इसीलिए उनके नाम पर है. स्टोक्स थ्योरम को सीखने से पहले, समझने से पहले, अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, और जो बातें हमें पता होनी चाहिए उसे प्री रिक्विसाइट कहते हैं. तो प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या है, मतलब हमें क्या क्या लगेगा आगे बढ़ने के लिए. तो सबसे पहले रिकॉल कर लीजिए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ए बार एक वेक्टर है, बी बार एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो दिस इज अबाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एज यू ऑल नो इट वेरी वेल. और जो बातें हमें फिर रिकॉल कर लेनी वो ये है कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, पॉजिटिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली. एक्स वाई जेड प्लेन को रिकॉल कीजिए. एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई से डिनोट होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे से डिनोट होता है जे, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर के से डिनोट होता है. आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं. तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है. क्योंकि इस डेफिनेशन से आई डॉट आई अगर यहाँ पर रखते तो आई का मैग्नीट्यूड 1, बी की वैल्यू भी, बी वेक्टर भी आई वेक्टर ही है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, 1 into cos of 0 is, cos of 0 is 1, 1 into 1 is 1. इसीलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है. और ये वेक्टर इसे परपेंडिकुलर है आई जे को, जे के आई को, इसीलिए cos 90 0 होता है, और इसीलिए उनका दूसरों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस मैम. यस, वेरी गुड. तो ये रिकॉल हो गया डॉट प्रोडक्ट. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों की वैल्यू 1 होती है, और आई का जे के साथ एंड ऐसे 0 होता है. अब आते हैं लाइन इंटीग्रल पर. लाइन इंटीग्रल क्या है? तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली वेक्टर फंक्शन, क्योंकि हम वेक्टर इंटीग्रेशन सीख रहे हैं. वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग अ कर्व. सपोज कोई कर्व है, मतलब ये डोमेन है, इस डोमेन में यहाँ के पॉइंट्स के लिए, यहाँ के पॉइंट्स 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ के पॉइंट्स के लिए आप फंक्शन की वैल्यूज है, इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है, वेक्टर फंक्शन, और यहाँ के फंक्शन वैल्यूज को आप यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स है उनकी जो भी फंक्शन की वैल्यूज है उनका एडिशन करना चाहते हो. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट जनरलायझेशन ऑफ समेशन. तर ह्या पाथवरती फंक्शन डिफाइंड आहे, आणि ए ते बी पर्यंत ह्या कर्वच्या अलॉंग समजा तुम्हाला फंक्शनच्या प्रत्येक व्हॅल्यूला ऍड करायचं असेल तर त्याला इंटिग्रेशन
लाईन इंटिग्रेशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलॉंग द कर्व सी म्हणतात. तर लाईन इंटिग्रल म्हणजे ऍक्च्युअली काय असतं, तर हा कर्व आहे, ठीक आहे. कर्वचा कसाही शेप असू शकतो. तर आपण काय करणार आहे, आता हे पॉइंट कसे आपल्याला आयडेंटिफाय होतील, तर आपण त्यांच्या डायरेक्शननी टँजंट्स बघूयात. मग टँजंट्सच्या डायरेक्शननी प्रत्येक पॉइंटला टँजंट असणार आहे आणि टँजंटच्या डायरेक्शननी त्या वेक्टर फंक्शनचा कंपोनेंट जे असेल त्याला लाईन इंटिग्रल म्हणतो आपण. कारण आता कर्व कसाही असू शकतो ना, त्याचा शेप कसाही असू शकतो. तर मग द कंपोनेंट अलॉंग द टँजंट टू द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व, टँजंटच्या डायरेक्शननी जो काही कंपोनेंट असेल त्यांच्या सगळ्यांची बेरीज म्हणजेच लाइन इंटीग्रल. एकदम सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको समझाया. लाइन इंटीग्रल अलोंग अ कर्व ऑफ अ गिवन वेक्टर फंक्शन मीन्स द एडिशन ऑफ व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन अलोंग द टँजंट टू द कर्व. प्रत्येक पॉइंट साठी वेगवेगळी टँजंट असते. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. लाइन इंटीग्रल समझ में आ गया. आप देखो ये कर्व है ए से बी तक और आपको लाइन इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर बी तक. तो लाइन इंटीग्रल करना है तो आप क्या करोगे, पी पॉइंट कंसीडर कर लिया. पी पे ये टेंजेंट है, इसके डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होता है वेक्टर फंक्शन का वो लाइन इंटीग्रल होता है. तो वो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा मैंने आपको बोला था डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है. डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ ले लिया. डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का किसी यूनिट वेक्टर के साथ ले लिया तो उसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मिलता है. डॉट प्रोडक्ट की ये खासियत है कि इस वेक्टर फंक्शन का आपको इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट चाहिए, कितना अंश है उसका, तो उस डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है. तो इसका इस पर कितना अंश है वो आपको मिल जाता है. तो हम कह रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल यानी टेंजेंट के अलोंग कितना अंश है. तो ये अंश कैसे निकालेंगे हम, टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर जो भी होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके वो अंश हमें मिल जाएगा. तो लाइन इंटीग्रल इज बेसिकली एफ बार डॉट डी आर बार बाय डी एस. अब डी आर बार बाय डी एस ये यूनिट वेक्टर कैसे हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स जब P और Q, ये दूसरा पॉइंट Q अज्यूम कर लीजिए आप, जब P और Q बहुत नजदीक आ जाएंगे, बहुत नजदीक, तो ये जो सेगमेंट है ना, ये कॉर्ड जो दिख रही है, ये कॉर्ड और ये आर्क, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे. तो इसीलिए ये वेक्टर डी आर बार है, ये वाला वेक्टर डी आर बार है जो ग्रीन से डिनोट किया है. तो ये टेंजेंट होगा जब ये दोनों पॉइंट्स नजदीक होंगे, तो डी आर बार टेंजेंट होगा और उसकी लेंथ कितनी रहेगी, ds की जितनी ही. तो ये वेक्टर डी आर बार वेक्टर आपका टेंजेंट बनेगा और ये ds उसकी लेंथ रहेगी. तो डी आर बार बाय ds यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व. ए बी के अलोंग आपको वेक्टर इंटीग्रेशन करना है, मतलब टेंजेंट्स के अलोंग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. तो टेंजेंट के अलोंग ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि एक वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ये बहुत छोटा होगा, बहुत नजदीक होंगे जब पॉइंट्स, तब कंसिडर कर रहे हैं हम. ये वेक्टर का जवळपास एवढं मॅग्निट्यूड असणार आहे आणि तो वेक्टर डिवायडेड बाय त्याचा मॅग्निट्यूड या टँजेंटच्या डायरेक्शनचा युनिट वेक्टर असेल आणि म्हणून ते एफ बार डॉट डी आर बार बाय डी एस आहे. तो लाइन इंटीग्रल इज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन अलोंग द टैंजेंट टू द गिवन कर्व. जिस कर्व पे आपको इंटीग्रेट करना है ना, तो यहां से यहां तक लाइन इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन का, मतलब इट इज इंटीग्रेशन अलोंग टैंजेंट टू द कर्व्स. और ये डॉट प्रोडक्ट इसका अंश इसके डायरेक्शन में दे रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब सभी पॉइंट्स के लिए समेशन होगा.
ए से बी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी एडिशन होगी। और एडिशन अगर डिस्क्रीट हो तो एडिशन कहलाती, लेकिन अगर कंटिन्युअस डाटा पे प्रत्येक पॉइंट साठी जर एडिशन करायची तर ते त्याला इंटिग्रेशन म्हणतात। हे इंटिग्रेशनचं सिग्निफिकन्स आहे, म्हणून हा समेशनचा न वापरता आपण इंटिग्रेशनचा नोटेशन वापरतो। डिस्क्रीट 1 2 3 हे डिस्क्रीट पॉइंट्स आहे, ह्याच्यासाठी समेशन असतं। एवढं तर तुम्हाला आता म्हणजे समजलंच असेल। पण जर प्रत्येक पॉइंटला कव्हर करायचं असेल, प्रत्येक रिअल नंबरला, तर ते इंटिग्रेशन असतं। लाईन इंटिग्रल इज इंटिग्रेशन ऑफ दिस, हे एका पॉइंट साठी होतं जो डीएस डिस्टन्सचा होता कर्व वरती। हे डीएस डिस्टन्स, ह्या कर्व वरती डीएस डिस्टन्स, तर इथून ते इथपर्यंत साठी ए ते बी, फ्रॉम ए टू बी म्हणजेच इंटिग्रेशन। तर हा कंपोनेंट होता ह्याचा टँजंटच्या डायरेक्शनने, आणि डीएस टाइम्स, कारण त्याचं लेंथ डीएस आहे ना, डीएस दा म्हणून गुणाकार केलेला आहे। डीएस दा हा कंपोनेंट, आणि मग हे पूर्ण लेंथ ए ते बी पर्यंत। डीएस हा छोटासा अंश आहे त्याचा। लाइन इंटीग्रल समझलं का? शैल आई प्रोसीड फर्दर? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि इतनी स्पीड तो आज हमको लेनी पड़ेगी। फास्ट तो नहीं हो रहा ना बहुत? यस डियर स्टूडेंट्स, सब ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मराठीत सांगू ना? मैम थोड़ी सी ज्यादा हो रही। हो मैडम, मराठी। हाँ, मुझे पता है वो माय बोली में बहुत अच्छी से समझ में आता है, सभी को बहुत ज्यादा अपील करती है ना माय बोली। ठीक है, मराठी में बताती हूँ। लाईन इंटिग्रल म्हणजे काय? एखादा वेक्टर फंक्शन असेल, वेक्टर फंक्शन आता तुम्हाला माहिती आहे, वेक्टर फंक्शन याच्यात आय जे के असतात। समजा एक्स स्क्वेअर आय प्लस एक्स वाय जे प्लस एक्स झेड के, हा वेक्टर फंक्शन आहे आणि याचा लाईन इंटिग्रल करायचंय। तर लाईन इंटिग्रल म्हणजे कर्व वरती इंटिग्रेट करायचंय। समजा तुम्हाला लाईन म्हणजे फक्त लाईनच नसते, लाईन इंटिग्रल ही जनरल आयडिया आहे। म्हणजे कोणताही कर्व असेल तर इथून ते इथपर्यंत समजा तुम्हाला इंटिग्रेट करायचं आहे, इथून ते इथपर्यंत। तर ह्या पॉइंट ते ह्या पॉइंट पर्यंत जर तुम्हाला फंक्शन इंटिग्रेट करायचं आहे, म्हणजे सर्वात पहिले तो फंक्शन याच्यावर डिफाइंड आहे। इथल्या पॉइंट साठी, इथे जे पॉइंट्स आहेत त्यांच्यासाठी फंक्शनची डेफिनेशन अवेलेबल आहे, ही पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट, लाईन इंटिग्रल म्हणजे काय असतं? लाईन इंटिग्रल म्हणजे काय असतं तर इथल्या प्रत्येक पॉइंट साठी ही असते, टँजंट असते। हा पॉइंट आहे, इथे टँजंट आहे, ह्या पॉइंट साठी अशी टँजंट आहे, ह्या पॉइंट साठी अशी टँजंट आहे। तर इथून ते इथपर्यंत लाईन इंटिग्रेशन म्हणजे टँजंटच्या डायरेक्शननी त्या फंक्शनचा अंश किती आहे या सगळ्यांची बेरीज। प्रत्येक पॉइंट साठी त्याचं काही ना काही टँजंटच्या डायरेक्शननी अंश असेल, त्यांची सगळ्यांची बेरीज म्हणजे ह्या कर्व वरती लाईन इंटिग्रल दिलेल्या फंक्शनचा। तर आता आपण जर हा फिगर बघितला तर इथून ते इथपर्यंत समजा मला लाईन इंटिग्रेशन करायचं आहे। पहिले छोटासा आर्कचा छोटा भाग घेऊ आपण। स्नेहल, स्विच ऑफ युअर माइक। स्नेहल, स्नेहल स्विच ऑफ युअर माइक। हा, तर छोटासा भाग घ्यायचा। नेहमी डिफरन्शिएशन आणि इंटिग्रेशन साठी आधी छोटासा भाग घ्यायचा, मग पी ते क्यू पर्यंत जो वेक्टर आहे तो डी आर बार आहे। हा जो ग्रीन मी डी आर बार साठी दाखवलाय, हा ग्रीन आहे ना, हा सेगमेंट कॉर्ड ज्याला म्हणतो तो डी आर बार आहे। आणि त्याला लागून जे कर्वचा भाग आहे, आर्क ज्याला म्हणतो आपण, आर्क ऑफ द कर्व, ते डीएस आहे। डी आर बार आणि हे डीएस। तर काय होईल, जेव्हा आपण खूप छोटासा सेगमेंट बघू तेव्हा हे दोन्ही पॉइंट्स एक दुसऱ्याच्या जवळ असतील, खूप जवळ, तेव्हा काय होईल,
जितका dr बार असेल तेवढाच ds असेल जवळपास. तर dr बारचा मॅग्निट्यूड ds असेल, आर्क्युअल लेंथ ds, आर्कचा लेंथ ds, आणि dr बार म्हणजे तो व्हेक्टर जो की टँजंट होईल. हे दोन पॉइंट्स जवळ आल्यावर ही जी सेगमेंट आहे, ही जी कॉर्ड आहे ती टँजंट बनते. तर dr बार हा व्हेक्टर आहे अलॉंग द टँजंट आणि ds त्याचा जवळपास मॅग्निट्यूड आहे. आणि म्हणून एखादा व्हेक्टर डिव्हायडेड बाय त्याचा मॅग्निट्यूड हा ह्या व्हेक्टरच्या डायरेक्शननी युनिट व्हेक्टर असतं. तर dr बार अपॉन ds हा युनिट व्हेक्टर असेल आणि त्याच्या डायरेक्शननी ह्या फंक्शनचा अंश पाहिजे तर त्याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घेतो, कारण डॉट प्रोडक्ट गिव्स कंपोनेंट इन दॅट डायरेक्शन. तर हे झालं एक छोट्याशा सेगमेंटसाठी ds साठी. पण आपल्याला a ते b पर्यंत इंटिग्रेशन परफॉर्म करायचं आहे. तर a ते b पर्यंत सगळ्या व्हॅल्यूज ऍड झाल्या पाहिजे. समेशन, पण मग समेशन कशासाठी असतं? 1, 2, 3 हे इंटिजर व्हॅल्यू साठी असतं. आणि प्रत्येक पॉइंट साठी जर करायचं आहे, हे 1, 2, 3 यांना डिस्क्रीट डाटा म्हणतो आपण, आणि इथले प्रत्येक पॉइंट साठी करायचं असेल तर हा कंटिन्युअस डाटा झाला. मग त्याच्यासाठी इंटिग्रेशन हा कन्सेप्ट असतो. तर इंटिग्रेशन ऑफ दिस एन हे फक्त ds साठी होता. तर ds टाइम्स तो कॉम्पोनेंट मल्टिप्लाय केला होता. ते फक्त ds साठी होतं. आपल्याला a ते b पर्यंत पाहिजे, म्हणून इंटिग्रेशन ओव्हर द कर्व फ्रॉम a टू b. dr बार इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन वेक्टर अलॉंग द कर्व. ह्या कर्वची काहीतरी डेफिनेशन असेल तर r बार त्याचा पोझिशन वेक्टर होईल त्याच्यावरच्या प्रत्येक पॉइंटचा r बार, आणि dr बार म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन वेक्टर. dr बार काय होईल? x मध्ये चेंज टाइम्स i प्लस y मध्ये चेंज टाइम्स j प्लस z मध्ये चेंज टाइम्स k. तो dr बार इज dxi प्लस dyj प्लस dzk. x, y, z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स अलॉंग द कर्व ज्याच्यावर इंटिग्रेशन परफॉर्म करायचं आहे. तर लाईन इंटिग्रल नेमकं काय असतं हे समजलं का? लाईन इंटिग्रल इज नथिंग बट इंटिग्रेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलॉंग द टँजंट टू द कर्व फ्रॉम पॉइंट a टू b, म्हणजेच लाईन इंटिग्रल. लाईन इंटिग्रल समजलं? a ते b पर्यंत लाईन इंटिग्रेशन म्हणजे टँजंटच्या डायरेक्शननी कंपोनेंट असेल त्यांचा ऍडिशन, म्हणजेच इंटिग्रेशन. This is the formula you have to remember for line integral. Line integral of a function f bar equal to integration over the curve C f bar dot dr bar by ds. आता हे ds कॅन्सल होईल आणि शेवटी f bar dot dr bar. r bar is position vector along the curve C. कर्वची काही डेफिनेशन असेल तर त्याचा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट दिलेला जाईल आणि तो xi प्लस yj प्लस zk ते टाइमचं पण फंक्शन असू शकतं. x ऑफ t, y ऑफ t, z ऑफ t. dr बार म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन वेक्टर इज dx, चेंज इन x टाइम्स i प्लस चेंज इन y टाइम्स j प्लस चेंज इन z टाइम्स k. सो लाइन इंटीग्रल की ये डेफिनेशन आपको याद रखना है. लाइन इंटीग्रल किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का किसी कर्व के अलोंग होता है. डॉट प्रोडक्ट f बार डॉट dr बार. r बार इज पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p in general and dr bar is the change when it shifts from point p to q. काय बदल झालं तर त्याच्यासोबत डॉट. यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अलोंग अ कर्व C is denoted by this way and you have to take the dot product of the given function with dr bar. I hope the point is clear. अब आते हैं सरफेस इंटीग्रल पे. लाइन इंटीग्रल आपको समझ गया कि किसी कर्व के अलोंग किसी फंक्शन को ऐड कर देना यहां से यहां तक.
लेकिन सरफेस, अब और आइडिया को जनरलाइज करो, ये लाइन के पॉइंट्स के लिए था, मतलब कर्व के। अब सरफेस बोले तो ये ऐसा क्लोज्ड सरफेस, यहाँ के प्रत्येक पॉइंट के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यूज को ऐड करना है, वो होता है सरफेस इंटीग्रल। ये हो गया समझने के लिए, लेकिन उसका फॉर्मूला होगा तब हम काम कर सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल मतलब एक स्पेस है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, और उस स्पेस के इस सरफेस पे इतने भाग पे इतक्या रिजन वरती मला त्या फंक्शनचं इंटिग्रेशन परफॉर्म करायचं आहे, म्हणजे इथल्या पॉइंट साठी फंक्शन ऍड करायचं आहे मला। तर सरफेस इंटिग्रलची काय डेफिनेशन असते किंवा तो कसा भेटतो आपल्याला? आता सरफेस वरती नॉर्मल काढू शकतो आपण, इथे ही नॉर्मल म्हणजे काय? सरफेस मधून निघणारा एक परपेंडिक्युलर रे, तर तोही पॉइंट स्पेसिफिक असेल, ह्या पॉइंटला हा नॉर्मल, त्या पॉइंटला तो नॉर्मल, इथल्या पॉइंटला नॉर्मल असा निघेल, इथल्या पॉइंटला नॉर्मल असा निघेल, इथल्या पॉइंटला नॉर्मल असा निघेल। तर सरफेस इंटिग्रलची डेफिनेशन असते, इंटिग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ बार अलॉंग द नॉर्मल टू द सरफेस। एस हा सरफेस आहे, डीएस हा त्या सरफेसचा छोटासा भाग आहे, तर सरफेस इंटिग्रल म्हणजे त्या छोट्यासा डीएस वरचा एक पॉइंट घेतला पी, त्या पॉइंटला एक आउटवर्ड नॉर्मल असेल, तिथून एक रे निघतं ना परपेंडिक्युलर, आणि हा व्हेक्टर आहे, याला या सरफेस वरती मला इंटिग्रेट करायचं आहे, तर ह्या डायरेक्शननी कंपोनेंट याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घ्यावं लागेल, एन कॅप सोबत डॉट प्रोडक्ट घ्यावं लागेल। येते का तुमच्या लक्षात? एखादी वेक्टर फील्ड असेल, वेक्टर फील्ड असते ना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड वगैरे, तर त्याचं डायरेक्शन एक असतं आणि मला नॉर्मल डायरेक्शन मध्ये पाहिजे, तर मग त्याचा डॉट प्रोडक्ट त्या वेक्टरच्या डायरेक्शननी युनिट वेक्टर जे असेल त्याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घेतला, तर त्या एफ बारचा परपेंडिक्युलर डायरेक्शननी अंश आपल्याला भेटेल। तर हे झालं सरफेस इंटिग्रल। मग सरफेस इंटिग्रल कसा काढायचा? तर रिकॉल करा, मी तुम्हाला ग्रेडियंट शिकवताना समजावून सांगितलं होतं की ग्रेडियंटचा जॉमेट्रिकल सिग्निफिकन्स आहे। तर काय आहे? एखादा सरफेस असेल, फाय इज इक्वल टू सी ही त्याची डेफिनेशन असेल, तर डेल फाय तुम्ही त्याचा ग्रेडियंट काढला तर तो नॉर्मल तुम्हाला नॉर्मल देतो, त्या पॉइंट साठी नॉर्मल देत असतो। मग पण आपल्याला युनिट नॉर्मल पाहिजे, त्या डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर पाहिजे, मग डेल फाय अपॉन मॉड डेल फाय काढून त्या पॉइंट साठीचा युनिट वेक्टर आपल्याला भेटून जाईल। तर हे लक्षात ठेवायचं आहे, या सरफेसची व्याख्या जर फाय इज इक्वल टू सी असेल तर डेल फाय काढायचा, त्याचा ग्रेडियंट काढायचा, तो डेल फाय मध्ये तो पॉइंट सबस्टिट्यूट करायचा आणि त्याच्या मॅग्निट्यूडनी डिवाइड केलं तर त्या डायरेक्शन मध्ये युनिट वेक्टर भेटतो, त्याच्यासोबत एफ बारचं डॉट प्रोडक्ट म्हणजेच सरफेस इंटिग्रल। पण हे या पॉइंट साठी झालं। आता पॉइंटच्या जवळपास भरपूर पॉइंट्स आहे, मग डीएस टाइम्स करतो आपण, हा एरिया किती आहे? डीएस आहे ना, डीएस टाइम्स ती व्हॅल्यू, डीएस टाइम्स तो कॉम्पोनंट, कारण त्याच्या जवळपासचे जे पॉइंट्स आहेत त्यांचे नॉर्मल आणि ह्यांचे नॉर्मल सारखे असतील। तर हे छोट्यासा डीएस पार्ट साठी झालं, सरफेसच्या छोट्याशा भागसाठी झालं, पण पूर्ण सरफेस वरती करायचं आहे म्हणून डबल इंटिग्रेशन, कारण सरफेस हा सिंगल व्हेरिएबलने डिफाईन होत नसतं, सरफेसची डेफिनेशन साठी किमान 2 व्हेरिएबल्स लागतात, म्हणून डबल इंटिग्रेशन, कारण ह्या डायरेक्शननी आणि ह्या डायरेक्शननी एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स असणार। आधी फक्त नो डाऊट एक्स वाय झेड पण असू शकतात कोऑर्डिनेट, पण सरफेस इंटिग्रल म्हणजे सरफेसच्या छोट्याशा भागवर काढलं आणि मग बाकीच्या पूर्ण याच्यासाठी डबल इंटिग्रेशन होईल। ऑब्विसली डबल इंटिग्रेशन, ट्रिपल इंटिग्रेशन हे फर्स्ट इयर मध्ये असतात, पण आता तुम्हाला मी ते समजावून सांगितलं आहे। जे रेग्युलरचे विद्यार्थी असतात त्यांना एवढं नाही डिटेल मध्ये सांगावं लागतं, बट ठीक आहे, तुम्हाला समजलं का सरफेस इंटिग्रल? मग
हे पॉइंट साठी झालं सरफेस इंटिग्रल. एन कॅपची व्हॅल्यू अशी काढायची. डीएस हा जो आहे याची एरिया किती असणार आहे, हा किती असेल, एक छोटासा डीएक्स एक्स डायरेक्शननी आणि एक छोटासा डीवाय डीवाय डायरेक्शननी. डीएक्स इंटू डीवाय म्हणजे असा रेक्टँग्युलर, जवळपास त्याला एनगल्फ करणारा रेक्टँग्युलरचं भेटतं. तर डीएक्स इंटू डीवाय म्हणजे ही एरिया डीएस डिवायडेड बाय एन कॅप डॉट के कॅप. आता एन कॅप म्हणजे पी वरून निघणारा परपेंडिक्युलर, के कॅप म्हणजे झेडच्या डायरेक्शनने, कारण हा सरफेस एक्स वाय प्लेन मध्ये असेल आणि झेड हा परपेंडिक्युलर असतो. झेड हा परपेंडिक्युलर असतो या सरफेसला जो एक्स वाय प्लेन मध्ये सिच्युएटेड आहे आणि हा त्याचा एन कॅप आहे. तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. डीएस इज डीएक्स इंटू डीवाय. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही हा रेक्टँग्युलर आहे, याचा लेंथ एल आहे आणि ब्रेथ एल बी आहे, तर याची एरिया कशी काढता, लेंथ इंटू ब्रेथ. तसंच या डीएस ला आपण थोडस रेक्टँगलनी कव्हर करून डीएक्स इंटू डीवाय केलं, डिवाइडेड बाय दिस. ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं. तो सरफेस इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला है, एफ बार डॉट एन कैप डीएस, इतने टाइम्स डीएस और सरफेस, ये छोटे से भाग के लिए और फिर सरफेस के लिए पूरे सारी चीजों को ऐड करना. सरफेस इंटीग्रल समझ में आ गया. सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग द यूनिट नॉर्मल. लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल. यहां से लाइन इंटीग्रलचा हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, सरफेस इंटीग्रलचा हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. एनी क्वेश्चन्स? शॅल आय प्रोसीड फर्दर? तिथे टँजंट होतं ना, तिथे टँजंट होतं आणि टँजंटच जनरलायझेशन नॉर्मल आहे, आउटवर्ड नॉर्मल. आणि हे जर कर्व असेल तर टँजंट, जसं तिकडे टँजंट लाईन मध्ये तसं इकडे युनिट नॉर्मल. शैल आई प्रोसीड फर्दर डियर स्टूडेंट्स? यस मैम. तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल भली भांति समझ गए हैं. वॉल्यूम इंटीग्रल भी होता है लेकिन अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम वो नहीं डिस्कस करेंगे. अब आते हैं स्टोक्स थ्योरम पर. तो स्टोक्स ने क्या किया, लाइन और सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट किया, रिलेट किया. कभी कभी होता है कि डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि सरफेस पे इंटीग्रेशन करना इक्विवेलेंट हो जाए लाइन पे इंटीग्रेट करने को, तो फिर हम इंटीग्रल को आसानी से ढूंढ पाते हैं. तो ये मैकेनिज्म हमें क्या करता है, लाइन और सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है. कभी हुआ कि लाइन इंटीग्रल मुझे कुछ फंक्शन के लिए नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको सरफेस में कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगी. कभी हो रहा है कि सरफेस में सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं लाइन में उसका इक्विवेलेंट फॉर्म सॉल्व करके सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढूंगी. तो स्टोक्स ने ये बहुत अच्छा काम किया लाइन और सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करके. तो देखते हैं क्या रिलेशन स्थापित किया है उन्होंने. इफ एफ बार इज एनी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन. तो ऑब्वियसली वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है. तो मान लीजिए एक एफ बार वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, कोई स्पेस कोई रीजन में एक फंक्शन डिफाइंड है वहां के पॉइंट्स के लिए, और वो वेक्टर फंक्शन है, मतलब उसमें IJK है, तो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है.
इफ एफ बार इज एनी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल यानी क्या, ये जो एफ बार है इसका डेरिवेटिव निकल सकता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, और जो डेरिवेटिव के बाद में जो एक नया फंक्शन जनरेट हुआ है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ऐसा कहीं पे भी वो रैंडमली बिहेव नहीं करता, ओवरऑल वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो अगर एफ बार कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और S इज अ सरफेस बाउंडेड बाय द कर्व C, एक है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ बार और एक सरफेस है, ये सरफेस है, और सरफेस को की बाउंड्री एक कर्व होगी, वो कर्व C है। कोई क्लोज्ड कर्व किसी सरफेस को कवर करता है ना, एनक्लोज करता है, कोई क्लोज्ड कर्व किसी सरफेस को एनक्लोज करता है। तो एक सरफेस है जो बाउंडेड है C कर्व से, और एफ बार वहां पर डिफाइंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, मतलब वो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक इक्वालिटी होल्ड होगी, इक्वालिटी क्या है, एफ बार डॉट डी आर बार का लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ बार, line integral of f bar along the curve which encloses the surface S is equals to surface integral of curl f bar. Surface integral of curl f bar. You know, dear students, for a function, for a vector point function f bar, curl f bar is a function which is del cross f bar. So this is new function. It is a vector function. So line integral of a vector point function f bar is equal to surface integral of curl of f bar dot n cap ds. Line integral of f bar is equals to surface integral of curl. Line integral of f bar is equal to surface integral of curl f bar. This line integral is along the closed curve and the surface integral is along the surface which is enclosed by the curve. मग हे स्टोक्सनी शोधून काढलं, त्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही जे लाईन इंटिग्रल केलं, हे लाईन इंटिग्रल केलं एफ बारचं, तर ते इक्विव्हॅलेंट आहे कशाला, ह्या सरफेस वरती तुम्ही कोणता फंक्शन इंटिग्रेट करायचा आहे, कर्ल एफ बार. मी पुन्हा एक्सप्लेन करते, हे बघा, हा क्लोज्ड कर्व आहे, ह्याच्यावर लाईन एफ बारचं लाईन इंटिग्रल, ह्याच्यावर एफ बारचं लाईन इंटिग्रल इक्विव्हॅलेंट आहे कशाला, सरफेस इंटिग्रल करायचं. सरफेस इंटिग्रल कशात, कोणत्या फंक्शनचा करायचा, कर्ल एफ बारचा करायचा. तर हे दोन्हीही इक्विव्हॅलेंट असतात, दोन्हीही ऍक्टिव्हिटी एकसारखी आहे. तर तुम्ही हे केलं तर हे करायची गरज नाही, किंवा हे काढायसाठी हे करू शकता, हे काढण्यासाठी हे पण करू शकता. तर स्टोक्स थिअरम समजला का? स्टोक्सनी लाईन इंटिग्रल ऑफ एफ बारला सरफेस इंटिग्रल ऑफ कर्ल एफ बारला रिलेट केलं. समजलं? कोणाला काही विचारायचंय तर हे तुम्ही लर्न करून घ्या. एन कॅप हा आउटवर्ड नॉर्मल आहे टू द सरफेस डीएस, हे तुम्हाला माहिती आहे, ते वर समजावून सांगितलं. स्टोक्स थिअरम समजलं का? व्याख्या समजली का स्टोक्स थिअरम की? यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, हम आगे जाएंगे फिर. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी, कुछ भी पूछना है पूछो, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, आज वाइंड अप करना है. यस, कोई मुझे उधर से बताएगा? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है?
हेलो, आर यू देयर? Yes, ma'am. आगे बढ़ना है। हाँ मैम. मैम इसे 2 मार्क मिल सकता है? बस यस मैम. प्रश्न तो यही प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 मार्क का क्या पूछ सकते? इतना अच्छे से समझा रही हो और 2 मार्क पे आ ही गए, वो तो होता ही है। इसी में से कुछ आ जाएगा भाई, इसी को अच्छे से समझ लो। 2 मार्क के क्वेश्चन आज सारे शेयर कर दिए मैंने आपसे, 6 यूनिट्स के 6। मैं बताऊंगी 2 मार्क्स कैसे आएंगे। स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट, 4 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, 4 स्टेटमेंट में से कोई एक सही रहेगा। ऐसे कोई भी 4 इक्वेशंस दिए रहेंगे, कर्ल के बजाय डाइवर्जेंस डाल देंगे या ग्रेडियंट डाल देंगे, तो वो तो गलत है ना। तो ये स्टेटमेंट अच्छी से लर्न करनी है आपको। तो अल्टरनेटिवली मतलब दूसरे शब्दों में हम स्टोक्स थ्योरम को कैसे कह सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ बार के कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल along the normal to the surface S taken over the closed bounded surface by curve C is equal to line integral of the vector point function f bar taken along the closed curve C. अन्य शब्दों में आप इस थ्योरम को ऐसे भी रख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल of the component of the curl f bar along the normal to the surface S taken over the surface S bounded by the curve C is equal to line integral of the vector function f bar along the closed curve C. तो कितना इंटरेस्टिंग है स्टोक्स थ्योरम, उसने लाइन और सरफेस इंटीग्रल को रिलेट किया। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एनी क्वेश्चंस? अब मैं ग्रीन्स थ्योरम समझा दूं क्या आपको, ये पहले स्टोक्स थ्योरम का एग्जांपल लेना है क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले एग्जांपल है। इसका एक छोटा सा पार्ट 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो यू वांट मी टू एक्सप्लेन ग्रीन्स थ्योरम पहले या स्टोक्स थ्योरम का एग्जांपल लूं? Example क्या मैम? हाँ, एग्जांपल. yes, okay. So using Stokes' theorem, evaluate इंटीग्रेशन ओवर C। एक ही इंटीग्रल की साइन दिख रही मतलब लाइन इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ओवर C कर्व है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। 2x minus y dx, 2x minus y into dx minus yz square into dy minus y square z into dz। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। Where C is the circle x square plus y square equal to 1 corresponding to the surface of sphere of unit radius। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। ये लाइन इंटीग्रेशन है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब ये जो कर्व कह रहे हैं वो कर्व क्या है? सर्कल है, एक सर्कल है। सर्कल पे लाइन इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन यहां पर है, यहां से वो फंक्शन डिराइव होगा। ये सर्कल की स्पेसिफिकेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप सर्कल और स्फीयर को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आता उन्हाळ्याचे दिवस आहे तर मार्केटमध्ये वॉटरमेलन अवेलेबल आहे, टरबूज ज्याला आपण म्हणतो, ठीक आहे। तर तुम्ही एक
स्पेरिकल टरबूज आणला. या दिवसात ते चायनाचे खूप जास्त फेमस असते, पण आपले जे आहे रेग्युलर जे गावरान टरबूज असतात ते गोल असतात, बरोबर. गोल टरबूज मिलते मार्केट में. तो वो तरबूज आप लाते हैं ना, तो वो सॉलिड स्पीयर है. वो सॉलिड स्पीयर है. सॉलिड इसलिए क्योंकि उसके अंदर वाटरमेलन भरा हुआ है, अंदर खाली नहीं है. वो सॉलिड स्पीयर है. ठीक है. अब आपने उस स्पीयर को कट किया, त्याला असं उभं किंवा आडवं चिरलं. ठीक है. तर त्याचे दोन भाग झाले. ये दो हेमिस्फीयर हो गए, दो हिस्से. और वो जो दो हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा आपने लिया और उसको उसमें से एक स्लाइस, सर्क्युलर स्लाइस काट दी आपने. सर्क्युलर स्लाइस काट दी. एक चपटी ज्याला आपण म्हणतो, एक स्लाइस काट दी आपने गोल. ठीक है. और उस स्लाइस में का अंदर का पार्ट आपने निकाल लिया, रेड वाला पार्ट होता है ना, वो हटा दिया, तो वो बन गया सर्कल. तो सर्कल और स्पीयर का क्या कनेक्शन समझ में आ गया. स्पीयर इज नथिंग बट जनरलाइजेशन ऑफ सर्कल विच इज अ 2-dimensional geometry to a 3-dimensional geometry. मतलब ऐसे सर्कल 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 रखते गए आप, तो सर्कल 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 सारे मिलकर स्पीयर बना देंगे. सर्कल और स्पीयर आ रहा है ध्यान में, रिलेट कर पा रहे हो. तो एक स्पीयर है, उसका रेडियस यूनिट रेडियस है. स्पीयर है, उसका रेडियस यूनिट है, मतलब उसकी रेडियस 1 है. ये स्पीयर और ये उसका सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस पे पॉइंट को ज्वाइन किया तो रेडियस होता है. तो रेडियस 1 है इस स्पीयर का, और इस स्पीयर में एक सर्कल है. ये सर्कल, इस स्पीयर में एक सर्कल है. ये XY प्लेन में, और ये Z, ये X, और ये पीछे जा रहा है वो Y, और ये ऊपर Z. तो स्पीयर का एक सर्कल x² + y² = 1, ये वाला सर्कल जो XY प्लेन में है, ये है x² + y² = 1, और ये स्पीयर का पार्ट है. तो सर्कल जो सरफेस एनक्लोज करेगा वो ये है, और ये कर्व C है, और ये सरफेस है. तो जो कर्व दिया है वो सर्कल है, मतलब बाउंड्री, और जो सरफेस है वो सरफेस है जो सर्कल ने एनक्लोज किया है. एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एनीवन? एरिया ऑफ अ सर्कल pi/4 RS raised to square. ये सर्कल है, इसका सरकमफरन्स मतलब इसके बाउंड्री की लेंथ, ह्याला जर मी कट केलं आणि असं दोरीने मापलं तर सरकमफरन्स असतं ते. सरकमफरन्स 2πr आहे. सरकमफरन्स 2πr आहे. आणि एरिया ऑफ द सर्कल म्हणजे हे, ह्याचं एरिया म्हणजे हे मधलं, तर ते असतं πr². r रेडियस असेल या सर्कलचा, तर इथे रेडियस 1 आहे. युनिट रेडियसच्या सर्कलचा एरिया π×1² म्हणजे पाय होणार. तर आपल्याला जो सर्कल दिलेला आहे त्यांनी जो सरफेस एनक्लोज केलेला आहे त्याचा एरिया आहे 1 युनिट्स, पाय युनिट्स, क्योंकि r 1 है. पाई यूनिट्स उसका एरिया है. तो एरिया तो हमें पता है,
सरफेस का, जिस सरफेस पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर आइए, अब ये जो लिखा है 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड, ये जो लिखा है इसको आप अलग से भी लिख सकते हो। अलग से कैसे लिख सकते हो आप? टू एक्स, ध्यान से देखिए, 2x माइनस वाई टाइम्स वेक्टर आई प्लस माइनस वाई जेड स्क्वायर टाइम्स वेक्टर जे प्लस माइनस वाई स्क्वायर जेड टाइम्स वेक्टर के, आई जे के, एक्स कंपोनेंट, वाईथ कंपोनेंट, जेथ कंपोनेंट, हा झाला तुमचा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डॉट प्रोडक्ट विथ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। याद आ रहा है वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a1i plus a2j plus a3k, b1i plus b2j plus b3k is a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. तर this is actually f bar dot dr bar. Are you clear with this, dear students? आ गया ये समझ में? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ f bar है ये, along the circumference of the circle, along the circle, ठीक है? लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो स्टोक्स ने कहा कि लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना इक्विवेलेंट है सरफेस इंटीग्रल, कर्ल के सरफेस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना। तो हम यूज करेंगे, हम उस चीज का बेनिफिट लेंगे, तब हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढनी है। कर्व सर्कल है, यूनिट सर्कल, डेफिनेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स वाई प्लेन का सर्कल, यूनिट रेडियस का, और एक्स वाई प्लेन की क्या स्पेसिफिकेशन है? जेड एक्सिस उसको परपेंडिकुलर रहता। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहता है? जेड एक्सिस। तो एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल है, तो एन कैप इस केस में क्या रहेगा? के कैप, क्योंकि इस प्लेन में हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है? और इसको आउटवर्ड नॉर्मल फिर जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा, तो जेड एक्सिस के अलोंग तो के कैप रहता है। तो एन कैप ह्या केसमध्ये, एन कैप ह्या केसमध्ये के बार किंवा के कैप असणार आहे, कारण आपला सर्कल एक्स वाय प्लेन मध्ये सिच्युएटेड आहे आणि तो सर्कल आहे म्हणून। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। हा इंटिग्रल आहे, हा इव्हॅल्युएट करायचा आहे। स्टोक्स थिअरम च्या लेफ्ट हँड साइडशी कंपेअर केलं तर एफ बार आपल्याला सापडलं। एफ बार असा आहे। आता आपण थिअरम लावतो। बाय द थिअरम आधी एफ बार काढून घेतला, आता त्याचा कर्ल काढून घ्यायचा। कर्ल एफ बार। तर बिलीव्ह मी डिअर स्टुडंट्स, आपण हे जे डिस्कशन करत आहोत याच्यात वेक्टर डिफरन्शिएशन पण कव्हर होत आहे, वेक्टर इंटिग्रेशन पण कव्हर होत आहे, कारण आपण पुन्हा आता कर्ल काढणार आहे। कर्ल कसा काढतो आपण? कर्ल काढून त्याचं सरफेस वरती इंटिग्रेशन परफॉर्म करायचं। एन कॅप आपण काढलं, ते के कॅप आहे, कारण एक्स वाय प्लेन मध्ये सर्कल असल्यामुळे सर्कलच्या प्रत्येक पॉइंटला युनिट नॉर्मल के कॅप असणार आहे। तो कर्ल निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं के कैप के साथ, और सरफेस एरिया सर्कल की पाई आर स्क्वायर है,
उसका यूज करके हम सरफेस इंटिग्रल आसानी से निकाल लें. तर ह्याचा कर्ल काढायचा आहे, म्हणजे डेल सोबत त्याचा क्रॉस प्रोडक्ट. आय जे के डो बाय डो एक्स डो बाय डो वाय डो बाय डो झेड. एक्स कॉम्पोनेंट इथे ठेवला, वाय कॉम्पोनेंट इथे ठेवला, झेड कॉम्पोनेंट इथे ठेवला. तर कर्ल आठवत असेल तुम्हाला तर डिटर्मिनंट आहे थर्ड ऑर्डरचा. आय तर वेक्टर आहे, त्याला समोर ठेवलं. हे ऑपरेट करायचंय ह्याच्यावर, हे ऑपरेट करायचंय ह्याच्यावर. दोघात सबट्रॅक्शन म्हणजे डिटर्मिनंट आणि ते आयचं कोइफिशियंट होईल. तर डो बाय डो वाय ऑफ डो बाय डो वाय ऑफ माइनस वाय स्क्वेअर झेड माइनस डो बाय डो झेड ऑफ माइनस वाय झेड स्क्वेअर. दिस मेनी टाइम्स वेक्टर आय. आता पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह माइनस वाय स्क्वेअर झेडचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज माइनस झेड इज अ कॉन्स्टंट, वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y माइनस 2y झेड. माइनस वाय झेड स्क्वेअरचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड माइनस वाय हा कॉन्स्टंट, झेड स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2z माइनस 2y झेड. एंड माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. तो ये हो गया आयथ कंपोनेंट, माइनस 2y झेड प्लस 2y झेड. तो आयथ कंपोनेंट 0 हो गया. अब आते हैं जेथ कंपोनेंट. जेथ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? डो बाय डो एक्स चलाएंगे इस पर, डो बाय डो जेड चलाएंगे इस पर. पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ माइनस वाई स्क्वेयर जेड. इसमें ये कांस्टेंट है, जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा. माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जेड 2x माइनस वाय चा, इट विल ऑल्सो बी 0. तर जेथ कॉम्पोनेंट पण 0 झालं आहे. आणि प्लस के साठी ह्याचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 माइनस 2x माइनस वाय चा विथ रिस्पेक्ट टू वाय 0 माइनस 1, इट इज माइनस 1 and minus into minus becomes plus. So 1 time k bar चं कोइफिशियंट आलं 1. तर क्रॉस प्रॉडक्ट परफॉर्म करून झालेलं आहे आणि त्याची व्हॅल्यू के बार आहे, वेक्टर के बार. तर ह्याची व्हॅल्यू के बार ठेवली. एन कॅप ह्या केसमध्ये के बार आहे ते ठेवलं. डॉट प्रोडक्ट घेतला. के बारचा के बार सोबत डॉट प्रोडक्ट 1 असतो, आपण प्री रिक्विसाइट मध्ये बघितलं. आणि डॉट प्रोडक्ट 1, तर 1 चा सरफेस इंटिग्रल 1 हा कॉन्स्टंट फंक्शन आहे, त्याचा सरफेस इंटिग्रल. सरफेस इज द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1. सरफेस एरिया किती होईल? डीएस हा छोटासा पार्ट आहे, मग पूर्ण सरफेस 1 टाइम डीएस चा डबल इंटिग्रेशन. It is surface area of the circle pi r square. Pi into 1 square is pi units. तर जो व्हेक्टर इंटिग्रल विचारला होता तो लाईन इंटिग्रल होता आणि त्याला सरफेस इंटिग्रल मध्ये कन्व्हर्ट केलं, कारण सरफेस इंटिग्रल सोपं पडणार होतं आणि ते सरफेस इंटिग्रेशन परफॉर्म झालेलं आहे. आणि बाय स्टोक्स थिअरम लाईन इंटिग्रलची व्हॅल्यू पाय युनिट्स मिळालेली आहे. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द इंटिग्रेशन ओव्हर कर्व सी, वेअर सी इज द सर्कल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1 ऑफ द फंक्शन 2x माइनस वाय dx माइनस वाय झेड स्क्वेअर dy माइनस वाय स्क्वेअर झेड dz. तर अशा प्रकारे अपन स्टोक्स थियरम लाऊन हा इंटीग्रेशन परफॉर्म केलेला आहे. अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो.
कसं वाटतंय? छान. स्टोक्स थेरम लावून आपण ह्या इंटिग्रलची व्हॅल्यू काढली, वेक्टर इंटिग्रेशन केलं. मैम इसका यूज क्या है? इसका यूज है ना इंजीनियरिंग में. आप इंजीनियरिंग में जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मुलेट होते हैं या इंटीग्रल इक्वेशन में फॉर्मुलेट होते हैं. ये इंटीग्रल इक्वेशंस सॉल्व कर पाते हैं ना वेक्टर इंटीग्रेशन में. डायरेक्ट याचा वापर आहेच, नक्की आहे. कारण एखादी फील्ड असेल, वेक्टर फील्ड असेल आणि त्याचा तुम्हाला एक सरफेस वरती किती इम्पॅक्ट आहे ते बघायचं आहे, तर याच्याने तुम्ही काढू शकता ना वेक्टर फील्ड. वेक्टर फील्ड कोणती असू शकते? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये पण याचा वापर होतो. आणि हा काळ असा आहे की इथे मल्टीडिसिप्लिनरी काम करावं लागतं. म्हणजे सिव्हिल इंजिनियर आणि मेकॅनिकल ते दोन्ही सोबत काम करतात. त्यांच्यासोबत इलेक्ट्रिकलचा पण माणूस असू शकतो. तर त्या दृष्टीने हे सगळं तुम्हाला माहिती पाहिजे. आगे बढ़ना है. स्टोक्स थ्योरम समझा मैंने, लाइन इंटीग्रल समझाया, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है वो सीखा हमने, फिर स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट समझाई, उसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी लिया हमने और स्टोक्स थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल लिया है. अब हम ग्रीन्स थ्योरम की ओर जाते हैं. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. ये नोट्स मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे डाले हैं. आप बाकी के एग्जांपल्स भी देख सकते हो. यहाँ सेकंड एग्जांपल में स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई किया है. वेरीफाई मतलब इस फंक्शन के लिए स्टोक्स जो भी कहते हैं वो सही है, उसका मीनिंग है वेरिफिकेशन. मतलब स्टोक्स स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड लेना, राइट हैंड साइड लेना और दोनों वैल्यू सेम आती है का मतलब है कि वो वेरीफाई हो गया. ये वैसा टाइप का एग्जांपल है. दोनों भी वैल्यूज निकाली, लाइन इंटीग्रल भी इवेल्युएट किया और सरफेस इंटीग्रल भी इवेल्युएट किया और दोनों की वैल्यू सेम आई. ये आप देख लेना, ये है नोट्स ऑलरेडी है गूगल क्लासरूम में. यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इस वेक्टर फंक्शन को का लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना है. सी इज द बाउंड्री ऑफ द हेमिस्फियर. हेमिस्फियरची बाउंड्री दिलेली आहे. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये तो ओरिएंटेड आहे ती बाउंड्री. तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं. नोट्स में कुछ दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सी वी आर ऑलवेज ओपन फॉर अ डिस्कशन. लेकिन आज हमारा सिलेबस टीचिंग कंप्लीट होगा. आप मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉट अ इश्यू. आणि कुछ केसेस में सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप जब खुद से थॉट प्रोसेस शुरू होती है तो दैट इज ऑल्सो गुड. थिंकिंग एबिलिटीज बढ़ती है आपकी. और ये उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स है. यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखे हैं, आप ये सॉल्व करके आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं. Shall I proceed for Stokes' theorem, dear students? Sorry, Green's Yes, theorem. ma'am. Green's theorem. Yes. Yes, ma'am. हाँ, ग्रीन भी एक व्यक्ति थे, बहुत महानुभव थे, बहुत ज्ञानी थे. उन्होंने एक थ्योरम बनाया और वो आज हम सीख रहे हैं, ग्रीन्स थ्योरम. तो आगे बढ़ने से पहले डॉट प्रोडक्ट A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये IJ के कंपोनेंट A1, A2, A3 और B के B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये तीन कंपोनेंट्स. तो डॉट प्रोडक्ट की एक दूसरी पे डेफिनेशन है. I के I का साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो इसीलिए A1 B1, J का J के साथ 1 होगा, A2 B2, A3 B3. बाकी सबका दूसरे के साथ 0 होता है ना, इसीलिए इतना ही बचेगा. तो ये भी एक डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की जो हमें आगे लगने वाली है. A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. और क्या जानना है हमें?
आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, बाकी सब दूसरों के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। लाइन इंटीग्रल हम जानते हैं, an integral where the function to be integrated is along a curve, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल की ये डेफिनेशन है, dr बार इज dxi dyj dzk का एडिशन। सरफेस इंटीग्रल हमें पता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ग्रीन्स थ्योरम के लिए जरूरी नहीं है। तो ग्रीन्स ने भी काम किया है और उनका किया था, और वो लाइन और सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करता है। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करता है, उनमें एक इक्वेशन स्थापित करता है। एन इक्वेशन क्या है देखते हैं। इफ m of xy, m of xy मतलब m is a function of x and y both coordinates, मतलब एक कोई स्पेस है, वहां के पॉइंट्स एक्स वाई से डिनोट हो रहे हैं, वहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। एक्स कॉमा वाई इस डबल लेट के लिए डिफाइंड है, लेकिन उसकी वैल्यू रियल नंबर है, सिंगल वैल्यूड है। एक्स वाई ये डबल 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, m वहां के पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है और उसकी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ऐसा ही दूसरा एक फंक्शन है n ऑफ एक्स वाई। m और n ये नोटेशन यूज किए हैं, n और m डिफाइंड है एक्स वाई पॉइंट्स के लिए। इफ m एक्स वाई n एक्स वाई डो m बाय डो वाई, m जो एक्स वाई का फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, वो खुद भी एक नया फंक्शन है। ये भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन है, nx। m का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, n का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, m n my nx, m सफिक्स y मतलब दो m बाय दो y, n सफिक्स x मतलब दो n बाय दो x। If m n my nx be continuous functions over a region R bounded by a simple closed curve C in xy plane, then, तो बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। एक रीजन है, उसे कर्व ने बाउंड किया है, ये कर्व है और ये रीजन उसने एनक्लोज की है R, और ये फंक्शंस है ना यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पर डिफाइंड है ये फंक्शन, मतलब यहाँ के पॉइंट्स के लिए उनकी वैल्यू अवेलेबल है। एक्स वाई प्लेन में ये रीजन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। then what it states, line integral of m dx plus n dy, line integral of m dx plus n dy equals to surface integral of nx minus my dx dy। लाइन इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस n dy या फंक्शनचा लाइन इंटीग्रल इक्वल आहे सरफेस इंटीग्रलला। सरफेस इंटीग्रल कोणत्या फंक्शनचा करायचा आहे, nx मायनस my चा। हा एक फंक्शन होता, हा दुसरा होता, हा तिसरा आणि हा चौथा होता। तर पहिल्या दोघांची बेरीज म्हणजे m dx प्लस n dy ही बेरीज इज इक्वल टू ह्याचा लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू nx मायनस my चा सरफेस इंटीग्रल। ह्या कर्व वरती लाइन इंटीग्रल इव्हॅल्युएट करणे इक्विव्हॅलंट आहे सरफेस वरती ह्या फंक्शनचं सरफेस इंटीग्रल परफॉर्म कर। तो ग्रीन ने ये रिलेशन
प्रूव किया कि ये और ये सेम होता है। लाइन इंटीग्रल निकालना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का, लाइन इंटीग्रल निकालना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का इक्विवेलेंट है सरफेस इंटीग्रल निकालना एन एक्स माइनस एम वाई को। ये जो कर्व ने जो रीजन बाउंड की है उस रीजन पे सरफेस इंटीग्रल होगा। अल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल of the component of ये बाय मिस्टेक मैंने स्टोक्स थ्योरम का यहाँ पर लिख दिया है, डोंट गो फॉर दिस इज स्टोक्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम समझ गए आप। एम एन फंक्शंस हैं दो वेरिएबल्स के, एक्स कॉमा वाई के, एम वाई एन एक्स भी दो वेरिएबल के फंक्शंस है। तो लाइन इंटीग्रल एम इंटू डी एक्स, एम रियल वैल्यूड फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन नहीं है, स्केलर फंक्शन है एम, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल एन एक्स माइनस एम वाई, सरफेस इंटीग्रल एन एक्स माइनस एम वाई। If m, n, my, nx be continuous functions over a region are bounded by simple closed curve C in xy plane, then this holds. यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, याद रखना। एग्जाम में ऑप्शंस में गलत ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रह सकता है, सिंगल इंटीग्रल हो सकता है। ये आप अच्छी से लर्न कीजिए, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ग्रीन्स थ्योरम। लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एन एक्स माइनस एम वाई। एम डी एक्स के साथ है, एन डी वाई के साथ है, यहाँ पर उसका अपोजिट एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर विथ वाई के साथ है ना, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एम एन एन एम, एम एन एन एम, याद रखो, एम डी एक्स एन डी वाई एन डी एक्स एम डी वाई या डो वाई, डो बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव, एम एन एन आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रीन्स थ्योरम का। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट e raised to minus x sin y dx plus e raised to minus x cos y dy integration over curve C, where C is the rectangle whose vertices are origin एक वर्टेक्स है रेक्टेंगल का, x एक्सिस पे पाई कॉमा 0, ये एक वर्टेक्स है रेक्टेंगल का, पाई कॉमा पाई बाई 2, तो ये x कोऑर्डिनेट पाई लेकिन y कोऑर्डिनेट पाई बाई 2, ये एक वर्टेक्स है रेक्टेंगल का, एंड 0 कॉमा पाई बाई 2, ये एक वर्टेक्स है। तो इनको ज्वाइन कर लेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये बाउंड्री रेक्टेंगल कहलाती है और ये उसका एनक्लोज्ड रीजन R है। ग्रीन्स थ्योरम लगाकर इसे इवैल्यूएट करना है, ग्रीन्स थ्योरम लगाकर इसे इवैल्यूएट करना है। e रेज़ टू माइनस x sin y dx प्लस e रेज़ टू माइनस x cos y dy ओवर c, ये m क्योंकि ये dx के साथ है, m dx प्लस n dy, तो ये m है e रेज़ टू माइनस x sin y और n आपका e रेज़ टू माइनस x cos y। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो वो माइनस n के साथ जाएगा, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड।
क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पे माइनस साइन आती तो वो एन के साथ दे दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं देंगे तो। ग्रीन्स थ्योरम लगा करके इस इंटीग्रल की इवेल्युएट करनी है वैल्यू। कर्व सी, लाइन इंटीग्रल जिस कर्व पे परफॉर्म करना है वो कर्व रेक्टेंगल है, जिसके वर्टेक्स है ओरिजिन पाई बाई 2,0, सॉरी पाई, 0, पाई, पाई बाई 2 एंड 0, पाई बाई 2। इस बाउंड्री पे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम ये लाइन इंटीग्रल को निकालना इक्विवेलेंट है सरफेस इंटीग्रल को। एम एन लिख लिया, एम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। ई रेस टू माइनस एक्स कॉन्स्टेंट अज्यूम करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और एम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई होने के बाद एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, जशाला तसं, कारण वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शंस रेडी हो चुके हैं, एम वाई और एन एक्स, एम वाई और एन एक्स रेडी हो गए, और हम ये लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे बाय मीन्स ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल। ह्या सरफेस इंटीग्रलच्या माध्यमातून ह्या लाइन इंटीग्रलची किंमत आपण काढणार आहोत। तर त्याची तयारी झालेली आहे, हे फंक्शन इव्हॅल्युएट करून रेडी आहे। ठेवलं इथे एन एक्स ठेवलं, हा एन एक्स इथे ठेवला, हा एम वाय त्याच्यातनं सबट्रॅक्ट केला, सबट्रॅक्शन आहे, पॉइंट टू बी रिमूव्ह। अतः इज इक्वल टू, ये और ये फंक्शन सेम है, साइंस अपोजिट है, इसलिए -2 टाइम्स माइनस ए इज -2 है, -2 बाहर ले लिया और ये अपना ए जैसा है। ये रीजन पे इंटीग्रेशन करना है। रीजन के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? एक्स कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? ये रेक्टेंगल में एक्स 0 से लेकर पाई तक वैल्यू ले रहा है, तो डाल दिया 0 से पाई तक एक्स को इंटीग्रेट करो। तो हमने क्या किया, जो एक्स वाला हिस्सा है ना वो एक्स के इंटीग्रेशन को, क्योंकि ये रीजन कैसे ट्रेस करेंगे आप, ये रीजन को कैसे आप कवर करने वाले हो। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 से पाई तक वैल्यू ले रहा है, y 0 से लेके पाई बाई 2 तक वैल्यू ले रहा है। तो इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी, पूरा कवर कैसे होगा? x का फंक्शन dx के साथ दे दिया मल्टीप्लाइड y का फंक्शन dy के साथ दिया, और y 0 से पाई बाई 2 तक वैल्यू ले रहा है, लिमिट्स दे दी, x 0 से पाई तक वैल्यू ले रहा है, x के फंक्शन को x की लिमिट्स, y के फंक्शन को y की लिमिट्स इंटीग्रेशन दे दी है। अब बस इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं और हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल आसान है डबल्स लाइन इंटीग्रल से, कितने जल्दी हो गया ना ये। ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस ई रेस टू माइनस पाय, एक्सच्या ऐवजी पाय ठेवलं आणि एक्सच्या ऐवजी 0 ठेवलं तर त्याची किंमत 1 होईल। माइनस ई रेस टू माइनस पाय माइनस ई रेस माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिटचा माइनस, माइनस ई रेस टू माइनस 0, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। आणि कॉस वायचं इंटिग्रेशन साइन वाय आहे, कॉस वाय का इंटिग्रेशन साइन वाय है, साइन अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, प्रोडक्ट है, तो दिस इज 1 माइनस 0 इज 1, माइनस ई रेस टू माइनस पाई प्लस 1 इंटू -2, माइनस साइन अंदर एब्सॉर्ब करने के बाद में ई रेस टू माइनस पाई माइनस इंटू 2। तो ये हो गया आपका ग्रीन्स थ्योरम का एग्जाम्पल, जिसमें लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना था
फंक्शन ऑफ द टाइप mdx प्लस ndy, और वो हमने सरफेस इंटीग्रल nx माइनस my किया उस रीजन पे जो उस कर्व से बाउंडेड थी, और हम इजीली आंसर ढूंढ पाए। ये वो उस इंटीग्रल की वैल्यू है। ये है अबाउट वेक्टर इंटीग्रेशन। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, तो ये वर्क डन के एग्जांपल्स हैं, ये भी नोट्स शेयर किए हुए मैंने। आप वर्क डन केवल लाइन इंटीग्रल होता है, अब तो आप सरफेस इंटीग्रल भी निकालना सीख गए, तो लाइन इंटीग्रल तो बहुत आसान है। और लाइन इंटीग्रल हम एक्चुअली पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ आज फिर से डिस्कस किया यूट्यूब पर। वो यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए और ये नोट्स रेफर कर लीजिए। वर्क डन के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। आपकी ओर से कुछ प्रश्न हैं तो मैं उनका आंसर देना चाहूंगी। यस।